होम क्लाउड सर्वर, वैसे इस टॉपिक के ऊपर जब भी आप कोई वीडियो सर्च करते हो, ज्यादातर कंटेंट जो है हमें बाहरी देशों से, यूरोपियन या नॉर्थ अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मिलता है। वहां पे दो चीजें जो एविडेंट है दिमाग में वही आता है। पहला, बहुत ही महंगे तरीन हार्डवेयर, 64 कोर 128 थ्रेड 10-20 हार्ड ड्राइव्स और बहुत सारे कोड और कमांड चला के ये सर्वर सेटअप बनाना। तो क्या अगर होम क्लाउड सर्वर बनाना है तो हमें ऐसी महंगे तरीन सर्वर हार्डवेयर की जरूरत है और ढेर सारा कमांड्स और कोड ही चलाने पड़ेंगे चीजों को तैयार करने के लिए? क्या कोई सिंपल तरीका नहीं है जहां पे सस्ते हार्डवेयर में बिना कोई कोड और कमांड चलाए ये काम हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नमस्कार, लेजी ट्यूटर के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड शेयर करेंगे कैसे आप अपने लिए घर बैठे एक होम क्लाउड बैकअप सर्वर बना पाओ बिना कोई कमांड्स या कोड चला के। सब कुछ हम यहाँ पे क्लिक क्लिक नेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे विंडोज में काम होता है वैसे ही करेंगे। वैसे ये सेकंड पार्ट है हमारी इस सीरीज की। पहले वीडियो में हमने आपको दिखाया था जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत करना चाहता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अगर अपने घर में एक होम क्लाउड बैकअप सर्वर लगाना चाहता है तो हार्डवेयर वो सस्ते में कैसे खरीदेगा। पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था ये एक सेकंड हैंड डेस्कटॉप कंप्यूटर हमने खरीदा है इसको सर्वर बनाने के लिए, वो भी अमेज़न से। टोटल सिस्टम और इसके अंदर ड्राइव्स, रैम वगैरह ये सारा कुछ सेकंड हैंड है जो मैंने करीबन 12,400 रुपए में खरीदा है। ये क्या है, आप कैसे अपने लिए हार्डवेयर सिलेक्ट कर सकते हो, ये हमारा जो पहला वाला वीडियो है इस सीरीज की पार्ट 1, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वो देख के आप पता कर सकते हो। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर साइड को देखेंगे। जैसा हमने कहा, कोई भी कोड और कमांड हमें चलाना नहीं है। क्लिक क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे आप विंडोज में काम करते हो वैसे ही हम सारे एप्लीकेशंस वगैरह, सर्वर सॉफ्टवेयर वगैरह ये इंस्टॉल करेंगे और ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाला है जिसे देख के कोई भी फॉलो कर सकता है। इस गाइड में जो हम वीडियो में आपको ओवरव्यू दिखा रहे हैं इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारे वेबसाइट में एक आर्टिकल के जैसे लिखा हुआ होगा, उसकी भी लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि जब आप इसको तैयार करोगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो चलिए सेटअप की ओर बढ़ते हैं, पर पहले कुछ FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ सर्वर? सर्वर के बारे में हम सोचते हैं तो सोचते हैं कि डेटा सेंटर में रहने वाली कुछ चीजें होंगे, बहुत ही महंगे हार्डवेयर। ये नहीं, फंडामेंटली आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप या वो जो सर्वर के बारे में आप सोच रहे हो, जो दिमाग में आता है सर्वर वर्ड सुनने के बाद, इसमें फंडामेंटल कोई जो है डिफरेंस नहीं है। हर एक में आपको CPU, GPU, मदरबोर्ड, रैम, जो स्टोरेज डिवाइस और एक शैसी जिसके अंदर ये होता है। ये शैसी को ही हम जैसे लैपटॉप, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर या सर्वर बोलते हैं, कैबिनेट जो जिसमें जो लगा हुआ है, कंपोनेंट्स वगैरह वैसे सेम ही सेम होता है। तो ऐसी कोई टेक्निकल लिमिटेशन नहीं है कि हम हमारे लैपटॉप को या डेस्कटॉप को सर्वर में कन्वर्ट ना कर पाए। डिफरेंस सिर्फ सॉफ्टवेयर का होता है। सर्वर वाला सॉफ्टवेयर डिफरेंट होता है कंपेयर टू डेस्कटॉप यूज के लिए जो हम यूज करते हैं जैसे विंडोज वगैरह। दूसरा सवाल, व्हाई बिल्ड अ होम क्लाउड बैकअप सर्वर? वैसे इसकी 3 मेजर रीजंस होता है। फर्स्ट रीजन, क्लाउड स्टोरेज की कॉस्ट। वैसे बैकअप आज सबको चाहिए। घर में अगर आपके पास 4-5 मेंबर्स है फैमिली में, उनके पास एक मोबाइल, किसी के पास 2 मोबाइल है, आप फोटो वगैरह खींच तो आपको उसका तो बैकअप करना चाहिए। अब बैकअप कहाँ पे होगा? डिपेंडिंग ऑन आपके प्लेटफॉर्म, जैसे गूगल ड्राइव हो सकता है, गूगल फोटोज, या फिर आप एप्पल में हो तो आई क्लाउड, आई फोटोज, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव, या फिर आप सेपरेट कोई क्लाउड प्रोवाइडर से भी स्टोरेज ले सकते हो। प्रॉब्लम जो है, पहले ये लोग शुरू करते हैं कि भाई हम सब आपको फ्री में दे रहे हैं, जैसे मान के चलो गूगल फोटोज अनलिमिटेड स्टोरेज, विद इन अ ईयर और 2 ये लोग पलट जाते हैं और आप आपको कहते हैं नहीं, आप यूज टू हो चुके हो ना बैकअप करने में, आप पैसा देना पड़ेगा। और पैसा भी क्या आप प्लान में दे सकते हो, ये हर महीने आपको बिल भरना पड़ेगा अपने बैकअप को रखने के लिए। जिस महीने आपने बिल नहीं दी, ये आपका बैकअप। सेकंड पॉइंट, डेटा सेफ्टी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी। मतलब ये नहीं है कि हम हमारे पैसे से उनसे बैकअप का स्टोरेज स्पेस खरीद के महीने का बिल भर के डेटा रख रहे हैं तो बस खत्म। जी नहीं, उस डेटा का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये डेटा सिक्योर्ड नहीं है। अपने AI ट्रेनिंग हो गया, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाना हो गया, तो मेरा ही डेटा, अपना ही डेटा है जो वो लोग एक्सेस करेंगे। क्यों? तो ये रहा दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुझे अपना डेटा जो है लार्ज कॉर्पोरेशंस के साथ शेयर नहीं करना है। मेरा डेटा मेरा होस्टिंग, सेल्फ होस्टिंग जिसे कहते हैं। तीसरी पॉइंट जो है लर्निंग। अगर आप, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर और IT प्रोफेशनल्स के ऊपर। अगर आप IT प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो, खास करके टेक्नोलॉजी के ऊपर,
आजकल जो कोई भी टेक्नोलॉजी में आप जाओ, अगर एडवांस रिसर्च वगैरह आपको करना होता है तो कंप्यूटर का तो इस्तेमाल आपको करना ही है। तो इन दैट सेंस अगर ये बनाना आप सीखते हो, इसको इस्तेमाल करना आप सीखते हो, टेक्नोलॉजीज वगैरह, ये आपके कैरियर को भी हेल्प करता है आगे बढ़ाने में। तो चलो, आपने तो ठान ली है आपको एक होम सर्वर घर में बनाना है सेल्फ होस्टिंग के लिए। तो उसे बनाने के लिए आपको चीजें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्डवेयर प्री रिक्विजिट। ऑब्वियसली आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना है। दूसरी चीज, इंटरनेट कनेक्शन सिर्फ होने से नहीं होगा, आपके पास एक लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि एक राउटर में सेटअप होना है घर का नेटवर्क जो है, और राउटर में एक फ्री लैंड पोर्ट होना चाहिए जिसके साथ आप जिस सर्वर को कॉन्फ़िगर करने वाले हो, बनाने वाले हो, वो लैन के जरिए जुड़ा रहेगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक स्पेयर कंप्यूटर जिसे आप सर्वर में कन्वर्ट करोगे, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो। चौथी चीज, सर्वर को इंस्टॉल करने के टाइम पे जब हम सर्वर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तब आपको डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस की जरूरत है। वैसे उसके बाद और नहीं चाहिए। सर्वर हेडलेस मोड में चलता है, मतलब उसके साथ नेटवर्क केबल और पावर केबल जुड़ा रहता है। बाकी हम सब नेटवर्क से करते हैं, पर एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आपके पास एक डिस्प्ले, कीबोर्ड और माउस अवेलेबल होना जरूरी है। फिफ्थ रिक्वायरमेंट, सर्वर में इंस्टॉल करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए एक इंस्टॉलर यूएसबी प्रिपेयर करना है। तो मिनिमम आपके पास एक 8 GB और हायर। इस गाइड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे उसकी रिकमेंडेशन है 8 GB और हायर। एक पेन ड्राइव होना जरूरी है जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलर को क्रिएट करेंगे। लास्ट ऑफ ऑल, आपके पास एक प्राइमरी पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप तो होना है जिससे हम नेटवर्क के जरिए सर्वर को एक्सेस करेंगे। अब हमारे प्रोजेक्ट के लिए हम इस डेस्कटॉप कंप्यूटर को सर्वर में कन्वर्ट करेंगे। जैसा मैंने वीडियो के पहले ही कहा था, हमने ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ये करीबन 12,500 रुपए में इंक्लूडिंग इसकी जो अपग्रेड्स है ये Amazon से खरीदा है। ये क्या चीज है, आप कैसे इसको चॉइस कर सकते हो, ऐसी हार्डवेयर आप खुद के लिए कैसे खरीद सकते हो घर बैठे ही, ये आप हमारे पार्ट 1 जो वीडियो है वहां से आपको दिख जाएगा। दूसरी चीज, बहुत लोग हमें सवाल ये पूछते हैं, क्या ये सेटअप हम वाईफाई से नहीं चला सकते? देखो, टेक्निकली ये पॉसिबल है, नेटवर्क वाईफाई में भी चल सकता है, पर इस बार इस वीडियो को बनाने में जो हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट वाईफाई को सपोर्ट नहीं करता है। तो इस वीडियो के गाइड में ये रिकमेंडेड ही नहीं, ये मैंडेटरी है कि आपके पास लैन कनेक्शन होना जरूरी है जो सर्वर से आपके राउटर या फिर स्विच तक। अब हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर सेटअप की हम बात करते हैं। सॉफ्टवेयर प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है? इस वीडियो में हम इस सर्वर को कॉन्फ़िगर करना, बनाना और यूज करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे वो 100% लीगल सॉफ्टवेयर होगा। कोई भी क्रैक्ड, पायरेटेड, हैक, जुगाड़ लगाने वाली चीजें हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस सर्वर की प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम TrueNAS स्केल होने वाला है। इसके ऊपर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, Nextcloud, फोटो प्रिज्म, जेलीफिन, होम मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर, फाइल ब्राउजर, क्लाउडफ्लेयर, टनल, और इसके साथ हम एक डोमेन नेम को भी परचेज करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना जरूरी है जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो एनेबल्ड है। घबराओ मत, ये बहुत कोई कॉस्टली चीज है नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपको $1.5 या $2 में ही कोई ना कोई डोमेन मिल जाएगा। वैसे .com, .in, .net ऐसी महंगे तरीन डोमेन आपको खरीदना नहीं है। अगर डोमेन की हम बात करें तो .com या .whatever या कुछ भी टेक्निकली, फंडामेंटली और वर्किंग में सेम ही होता है। ये सब ब्रांड वैल्यू के लिए लोग .com वगैरह ढूंढते, पर हमारा तो होम सर्वर का यूज है, हम कोई भी डोमेन से काम चला सकते। तो चलिए इंस्टॉलेशन की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टेप जो है, हमें TrueNAS की एक इंस्टॉलेशन ISO क्रिएट करना है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इस काम के लिए हमें जाना है TrueNAS की वेबसाइट पे। गूगल के आप TrueNAS करके सर्च कर लो, TrueNAS की वेबसाइट आपको मिल जाएगा। TrueNAS की वेबसाइट के अंदर गेट TrueNAS जो ऑप्शन है वहां पे जाना है और TrueNAS स्केल को सिलेक्ट करना है। अब TrueNAS स्केल को डाउनलोड ऑप्शन जो पेज आएगा वहां पे लेटेस्ट जो करंट स्टेबल वर्जन है उसकी ISO फाइल जो है आपको डाउनलोड करना है। अब ISO फाइल डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है रूफर्स, एक यूटिलिटी टूल है, तो इसे हमें डाउनलोड करना है। इसके लिए भी हम रूफर्स की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब दोनों ही जो है डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद अब रूफर्स जो है इसको रन करोगे। अब जैसे ही आप रूफर्स को लॉन्च करते हो, आपको आपका पेन ड्राइव जो है वो सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आप TrueNAS की जो है इंस्टॉलर बनाओगे। फिर सिलेक्ट ऑप्शन में आप आओगे तो आपको ISO चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। TrueNAS की जो डाउनलोड की है वो आपने ISO, उसको चॉइस कर दो और नीचे स्टार्ट बटन को दबा दो। इससे जो है
TrueNAS की इंस्टॉलेशन ISO बन जाएगा। अब हमने इसकी इंस्टॉलर यूएसबी तो क्रिएट कर ली है। अब हमें सर्वर, जिस कंप्यूटर को हम सर्वर में कन्वर्ट करेंगे, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम TrueNAS को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे दो चीजें, पहले तो इसको प्रिपेयर करना है और दूसरी एक चीज आप ध्यान रखिएगा, TrueNAS में जिस ड्राइव के अंदर आप इसे इंस्टॉल करोगे वो ड्राइव और किसी भी काम में नहीं आएगा। तो अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक ही ड्राइव है तो आपको और एक सेकेंड यूएसबी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक यूएसबी में TrueNAS का इंस्टॉलर है और एक दूसरी 32 GB या हायर। मैंने अपने केस में ये 450 रुपए में मुझे एक Gen 3.2 की हाई स्पीड यूएसबी मिल गया, उसका इस्तेमाल कर रहा हूं 64 GB की। TrueNAS को मैं उसके अंदर इंस्टॉल करूंगा ताकि कंप्यूटर के अंदर जो ड्राइव्स है वो मुझे डेटा स्टोरेज के लिए मिल जाए। तो चलिए इंस्टॉलेशन की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए दोनों ही ड्राइव को मैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसे सर्वर में कन्वर्ट करूंगा, उसके ऊपर लगा लूंगा और इसके साथ अभी सिर्फ इस इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही मुझे डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप इज टू गो टू द बायस ऑफ दिस कंप्यूटर। तो मेरे में ये F10 की है, इस HP की। आपके कंप्यूटर में कुछ और हो सकता है, गूगल में सर्च कर लो आपके कंप्यूटर या मदरबोर्ड के हिसाब से कौन सी वाली की दबाना है। यहाँ पे हमें बेसिकली दो चेंजेस करना है। पहला, सिक्योर बूट ढूंढ लो आप मेनू के अंदर, कहाँ है, सिक्योर बूट को डिसेबल करना है। दूसरी ऑप्शन, बूट डिवाइस की प्रायोरिटी, यानी कि पहला बूट डिवाइस आपकी इंस्टॉलर यूएसबी होना है ताकि इंस्टॉलर पे ये बूट कर पाए। बस हो गया, सेव चेंजेस कर लो और सर्वर को, यानी कि आपके जो कंप्यूटर है, उसे रिस्टार्ट कर लो। अब जैसे ही कंप्यूटर रिबूट होता है, ये आपके इंस्टॉलर जो यूएसबी है इसके ऊपर ये बूट हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा जो है इंस्टॉलर, उसका ऑप्शन स्टार्ट TrueNAS स्केल इंस्टॉलेशन। अपने कीबोर्ड के जरिए उसे सिलेक्ट कर लो और एंटर दबा के इंस्टॉलेशन को बिगिन कर दो। तो पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो है TrueNAS की इंस्टॉल/अपग्रेड। इसको आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन, और ओके पे सिलेक्ट करके एंटर दबाना है। फिर आपके पास आएगा किस डिस्क के ऊपर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो। वैसे यहाँ पे भी रेट क्रिएट किया जा सकता है इन अ लार्जर एनवायरनमेंट, इन बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत सारे हार्ड ड्राइव्स है। चाहो तो आप इस इंस्टॉलेशन को जहाँ जिस ड्राइव पे कर रहे हो उसे भी एक मिरर रेट के ऊपर रख सकते हो, दो ड्राइव को आइडेंटिकल, दो ड्राइव को एक साथ सिलेक्ट करके। पर हमारे केस में हम जो है हमारी जो 64 GB की यूएसबी है उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, तो उसे सिलेक्ट करेंगे और ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। इंस्टॉलर जो है आपसे एडमिन यूजर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर, उसकी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहेगा। तो अपने हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है उसे आप डाल दो इसके अंदर और फिर ओके करके आगे बढ़ जाओ इंस्टॉलेशन से को प्रोसीड करने के लिए। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ये थोड़ा टाइम ले सकता है, खास करके अगर आप मेरे जैसे यूएसबी के अंदर इंस्टॉल कर रहे हो। डिपेंडिंग ऑन यूएसबी की रीड राइट स्पीड क्या है जिसके अंदर ये इंस्टॉल हो रहा है, उस हिसाब से थोड़ा टाइम लग सकता है। अब जैसे ही TrueNAS इंस्टॉलेशन खत्म करता है, ये आपसे सिस्टम को रिबूट करने के लिए कहेगा। इन दैट केस रिबूट कर लो सिस्टम को। पर रिबूटिंग के टाइम पे जैसे ही रिबूट आप क्लिक करते हो, सिस्टम रिबूट पे जाएगा। आप अपना इंस्टॉलर यूएसबी हटा लो, पर जिस यूएसबी में आपने इंस्टॉल की है, इन केस अगर आपने सर्वर जो कंप्यूटर है उसके इंटरनल ड्राइव में है इंस्टॉल किया तो ये जरूरत नहीं है बताना। पर इन केस आपने मेरे जैसे यूएसबी में इंस्टॉल कर रहे हो, मेक श्योर जिस यूएसबी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल की हो वो कनेक्टेड रहे। जैसे ही सिस्टम रिस्टार्ट होता है तो ये अब TrueNAS में बूट कर जाएगा और आपके सामने डिस्प्ले में ये आपको सर्वर की आईपी एड्रेस बता देगा। ये इंपॉर्टेंट है, वो आईपी एड्रेस आप नोट कर लो। इस आईपी एड्रेस के जरिए अब हम सर्वर के अंदर लॉगिन करेंगे। इस स्टेप के बाद कीबोर्ड, माउस और डिस्प्ले की कोई जरूरत नहीं है, वो अब अपने सर्वर से आप खोल सकते हो। सर्वर को सिर्फ और सिर्फ पावर केबल और नेटवर्क केबल की ही जरूरत है। इसे हेडलेस मोड कहते हैं। ये हेडलेस मोड में ही चलेगा। बाकी सारा काम जो है नेटवर्क से आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड है सर्वर के साथ, उससे आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपके प्राइमरी कंप्यूटर में जाओगे, आप ब्राउजर को ओपन कर लो और ब्राउजर के एड्रेस बार में सर्वर की जो आईपी एड्रेस आपको दिखा था इंस्टॉलेशन के टाइप पे फिनिश होने के बाद, उसे एंटर करना है। उसे एंटर करके जैसे ही आप एंटर दबाओगे, TrueNAS की जो है लॉगिन पेज आपके सामने खुल जाएगा। यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड जो आपने सिलेक्ट किया था एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। क्लिक कर लो लॉगिन पे और आपके सामने खुल जाएगा TrueNAS की डैशबोर्ड।
अब यहाँ पे समझाने के लिए मैं TrueNAS को विंडोज के साथ बार बार कंपेयर करूंगा ताकि समझने में आसानी हो। वैसे TrueNAS जो है विंडोज के साथ इसकी कोई लिंक है ही नहीं। TrueNAS एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, डेबियन बेसिकली उबंटू आप कह सकते हो, उसके ऊपर बिल्ट अप हुआ एक सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज्ड वर्जन। पर ऑपरेशन के लिए ताकि हमें समझने में आसानी हो व्यूअर्स जो है, मैं इसकी जो इन कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स है इसे बार बार विंडोज के साथ कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। अब TrueNAS की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल है जहां पे आप लॉगिन अभी किए हो, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नेविगेशन मेन्यूज दिखेंगे। बेसिकली ये विंडोज की स्टार्ट मेन्यू आप कह सकते हो। इसके जरिए आपको जो जो काम करना है, एप्लीकेशन में जाना है, वहां पे पहुंच पाओगे। आप राइट हैंड साइड पे टॉप पे अगर देखोगे आपको नोटिफिकेशन आइकन्स वगैरह ये सारा कुछ दिखेगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन भी दिखेगा जिससे आप सर्वर को रीस्टार्ट कर सकते हो। राइट नाउ हम लोग डैशबोर्ड के ऊपर है। पेज में पहला ऑप्शन डैशबोर्ड का है। ये बेसिकली टास्क मैनेजर विंडोज पे जो होता है ना, जहाँ पे आप रिसोर्स मॉनिटर कर सकते हो, क्या हो रहा है क्या नहीं, वही आपको दिखा रहा है। इसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो कॉन्फ़िगर बटन है, क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है, रीऑर्डर कर सकते हो, कौन सी विजेट जो है सामने आएगा, पीछे नीचे जाएगा, ये सारा कुछ आप इससे कर सकते हो। तो चलिए TrueNAS को कॉन्फ़िगर करने की प्रोसेस की ओर आगे बढ़ते हैं। पर पहला काम जो है, हमें सर्वर को एक स्टैटिक LAN IP असाइन करना है। ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका TrueNAS के अंदर, जैसे आप विंडोज में कर सकते हो, नेटवर्क एडाप्टर को एडिट करके अपना एक फिक्स्ड IP बैठा सकते हो। सेम चीज आप TrueNAS में भी कर सकते हो। अब TrueNAS की एडमिनिस्ट्रेटिव डैशबोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमें नेटवर्क का मेनू मिल जाएगा। अब नेटवर्क मेनू के अंदर इंटरफेसेस को हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरफेस पे हमें जो सर्वर में IP देना है, स्टैटिक IP एड्रेस, वो डाल सकते हैं। नेम सर्वर मतलब आपका राउटर का एड्रेस, डिफॉल्ट रूट यानी कि गेटवे, वो भी आपका राउटर का एड्रेस ही होगा। इसे इन सेटिंग्स को आप DHCP को ऑफ करना है और इन सेटिंग्स को डाल के आप सेव कर दो। अब दूसरा तरीका होता है कि अपने राउटर की DHCP सेटिंग्स में इस TrueNAS स्केल सर्वर की लैन कार्ड की जो मैक एड्रेस है उसे ही एक स्टैटिक IP के साथ बाइंड कर देना। वैसे मुझे ये सेकंड तरीका ज्यादा पसंद है। अपने राउटर में मैक बाइंडिंग के जरिए इस लैन कार्ड को ही मैं असाइन कर दूंगा एक सेम IP। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, जो है स्टोरेज पूल। अब ये स्टोरेज पूल क्या होता है? बेसिकली विंडोज में जैसे आप माई कंप्यूटर में जाओगे, आपको C ड्राइव, D ड्राइव ऐसे ड्राइव्स दिखेंगे। C का मतलब विंडोज जिसके अंदर इंस्टॉल्ड है। D ड्राइव एक सेपरेट हार्ड ड्राइव हो सकता है C के बाद। ठीक वैसे ही TrueNAS में भी सेम कॉन्सेप्ट है, पर उसे कहा जाता है स्टोरेज पूल। यहाँ पे ड्राइव्स कहते हैं विंडोज में, यहाँ पे कहते हैं स्टोरेज पूल। अब विंडोज में मान के चलते हो आपके किसी कंप्यूटर में सिर्फ एक ही ड्राइव है, SSD हो, NVMe हो, जिसके अंदर आपने विंडोज इंस्टॉल की है। उसके बाद आप काम करते हुए आपको स्टोरेज की जरूरत पड़ी है। आप एक बाहर से ड्राइव खरीद के लाए हो, हार्ड ड्राइव, बड़ी सी एक हार्ड ड्राइव खरीद के लाए हो और आपने कंप्यूटर के अंदर फीड कर दी। विंडोज के आप स्टार्ट करोगे तो आपको डायरेक्टली माई कंप्यूटर के अंदर वो ड्राइव दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी तक फॉर्मेटेड नहीं है। उसके ऊपर एक कोई ड्राइव लेटर असाइंड नहीं है। उसके लिए आप राइट क्लिक करते हो, स्टार्ट मेन्यू के ऊपर जाते हो, डिवाइस या डिस्क मैनेजमेंट पे, और उसे फॉर्मेट करके एक ड्राइव लेटर असाइन करते हो। सेम कॉन्सेप्ट TrueNAS में भी है स्टोरेज पूल के अंदर। तो इसके लिए आप जाओ अपने नेविगेशन मेनू में और स्टोरेज ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक करना है। तो आ जाएंगे हम TrueNAS की जो है स्टोरेज डैशबोर्ड पे। राइट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे आप देख सकते हो इंपोर्ट पूल, डिस्क और क्रिएट पूल। इंपोर्ट पूल का मतलब है अगर आपको कुछ रिस्टोर करना है प्रीवियस किसी इंस्टॉलेशन से, हमारे में जरूरत नहीं है। डिस्क यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा सिस्टम में कौन सी डिस्क अभी इंस्टॉल है। चलिए डिस्क के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो हमारे सिस्टम में जो डिस्क इंस्टॉल है वो दिखा रहा है। स्टोरेज पूल के अंदर देख सकते हो एक बूट पूल ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये हमारी जो 64 GB की पेन ड्राइव है जहां में हमने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया था, उसी को ये बता रहा है। बाकी सारे एने दिखा रहा है, मतलब ये फॉर्मेट होके अभी रेडी नहीं है। इसके लिए हमें जाना है जो है क्रिएट पूल ऑप्शन में। तो क्रिएट पूल के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये दे देगा हमें जो डिस्क है उसे एक नेम देने का ऑप्शन। कोई भी नेम आप डाल सकते हो। क्योंकि मैं ये पहला वाला जो पूल है वो अपनी SSD जो 256 GB की है उसके साथ करूंगा, तो मैं नेम में वही डाल रहा हूँ ताकि आसानी हो समझने में। विंडोज में जैसे D ड्राइव, E ड्राइव होता है ड्राइव लेटर, यहाँ पे आप
नेम दे सकते हो, कोई भी नेम चल सकता है अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से इसे SSD_256GB कह रहा हूँ ताकि समझने में, पहचानने में मुझे आसानी हो। तो नेम देके करेंगे क्लिक नेक्स्ट के ऊपर और आ जाएंगे डेटा ऑप्शन पे। यहाँ पे जो है हमें जो ये लेआउट है, मतलब पूल जो है वो क्या करना है वो सिलेक्ट करना है। जैसा देख पा रहे हो स्ट्राइप, मिरर, रेड Z12। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ना स्ट्राइप और मिरर, ये बेसिकली आप अगर सिंगल ड्राइव को क्रिएट कर रहे हो तो आप स्ट्राइप सिलेक्ट करोगे, या अगर आप दो ड्राइव्स के साथ कर रहे हो आइडेंटिकल मिररिंग में, ऑब्वियसली आप वो मिरर वाला ऑप्शन चूज करोगे। मिरर में क्या होता है, जैसे मेरे पास दो 500GB की हार्ड ड्राइव्स है, वो सिस्टम में 1 TB नहीं, 1 TB नहीं, जस्ट 500GB ही दिखेगा, पर यूज दोनों ही हार्ड ड्राइव्स होगा। एक का एक मिरर कॉपी, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है वो इन स्टोरेज ड्राइव्स में रखी जाती है ताकि बाई चांस एक ड्राइव खराब भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरा ड्राइव हमेशा सेफ रहेगा। अब हमारे पास क्योंकि एक ही SSD है तो इससे तो रेड नहीं बन पाएगा, इसीलिए हम सिलेक्ट करेंगे स्ट्राइप को और नीचे जो मैनुअल डिस्क एडिशन है उसके ऊपर मैनुअल डिस्क सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अंदर VDEPS के ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमारा डिस्क है SSD उसको ड्रैग करके अंदर ड्रॉप कर देंगे। फिर सेव सिलेक्शन और बाकी सारे जो ऑप्शंस यहाँ पे है नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आगे निकल जाएंगे और क्रिएट पूल पे क्लिक करके ये इस पूल को बना लेंगे। अब सेम एग्जैक्ट प्रोसेस जो है हम दोहराएंगे हमारी मिरर पूल को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास दो 500GB की आइडेंटिकल हार्ड डिस्क है, उसके लिए हम फिर से क्रिएट पूल के ऊपर क्लिक करेंगे और इस बार नेम जो है समझने में आसानी के लिए रेड 500GB मैं दूंगा और लेआउट जो है उसे मिरर के ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे। फिर मैनुअल डिस्क सिलेक्शन के अंदर जाएंगे और एक VDEPS को ऐड करेंगे। अब इसके अंदर एक नहीं दो 500GB जो हमारे आइडेंटिकल ड्राइव्स है दोनों को ही ड्रॉप करेंगे एज मिरर। फिर जाके सेव सिलेक्शन में क्लिक करेंगे और फिर से वही सारे ऑप्शंस को नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आगे जाएंगे और क्रिएट पूल के ऊपर क्लिक करके ये मिरर पूल जो है रेड पूल उसको भी क्रिएट कर लेंगे। अब लास्ट मेरे पास सिस्टम में एक 160GB की हार्ड डिस्क बची हुई है, इसके लिए भी सेम जो क्रिएट पूल प्रोसेस है इसको दोहराएंगे। क्योंकि ये सिंगल डिस्क है इसके लिए स्ट्राइप सिलेक्ट करेंगे और एक पूल जो है नाम देंगे हम इसका HDD 160GB और ये पूल को भी हम क्रिएट कर लेंगे और इसी के साथ बन जाएगा मेरे सारा जो पूल इसके अंदर क्रिएट करना है वो। बेसिकली अभी हमारे पास 4 जो है स्टोरेज पूल है। पहला वाला जो ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ था बूट पूल जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है USB ड्राइव में, एक SSD के लिए स्ट्राइप सिंगल ड्राइव पूल जिसका नाम है SSD 256GB, एक मिरर पूल जिसमें 500GB की दो आइडेंटिकल हार्ड ड्राइव है, नाम है रेड 500GB और लास्ट ऑफ ऑल एक 160GB के लिए स्ट्राइप पूल जिसका नाम है HDD 160GB। अब ये जो स्टोरेज पूल क्रिएशन है हर एक के सिस्टम में अलग अलग होगा, जिसके पास जितनी सारी स्टोरेज डिवाइसेस वो उस हिसाब से अपनी स्टोरेज पूल जो है डिजाइन कर पाएगा, पर प्रोसेस ऑफ क्रिएशन यही रहेगा। स्ट्राइप सिंगल डिस्क के लिए, मिरर आप मल्टीपल डिस्क को एक साथ जोड़ के कर सकते हो। तो अब स्टोरेज पूल तो तैयार हो चुका है। अब चलेंगे हम हमारी डिफॉल्ट एप्लीकेशन लोकेशन को चेंज करने के लिए। विंडोज के साथ अगर इसे आप कंपेयर करते हो, सो बेसिकली आप विंडोज में कोई भी प्रोग्राम वगैरह आप इंस्टॉल करते हो वो कहां जाता है, C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। अगर चाहो तो आप उस डिफॉल्ट लोकेशन को चेंज कर सकते हो। वही काम हम अभी करेंगे TrueNAS में, क्योंकि इसमें अभी कोई डिफॉल्ट लोकेशन असाइन नहीं है। क्योंकि मेरे पास 3 स्टोरेज पूल है अभी, तो मैं फास्टेस्ट स्टोरेज पूल जो मेरे पास है वो है SSD, उसको सिलेक्ट करूंगा। अब इस काम के लिए हम TrueNAS डैशबोर्ड पे आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करेंगे सिस्टम सेटिंग्स के अंदर। वहां से जाएंगे एडवांस ऑप्शन में और जो आपकी वर्किंग पेन है यहाँ पे हम ढूंढ के निकालना है स्टोरेज ऑप्शन को। इसको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और सिस्टम डेटा सेट पूल जो है इसे हम सिलेक्ट कर देंगे हमारा जो SSD वाला पूल है जिसका नाम है SSD 256GB उसको, और स्वैप साइज जो है यानी कि सिस्टम की पेजिंग फाइल स्वैप को हम 2GB डिफॉल्ट से बढ़ा के कर देंगे 8GB। अगर आपके पास सिंगल ड्राइव है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद वही सेम वो सिंगल पूल को ही सिलेक्ट कर लेगा। अब स्टोरेज पूल तो बन चुका है पर इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो दिखेगा वो है डेटा सेट्स का। वैसे डेटा सेट्स क्या है, बेसिकली ये फोल्डर से ड्राइव्स के अंदर हम डायरेक्टली विंडोज में डेटा तो नहीं रखते, क्या करते हैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट फोल्डर। TrueNAS में भी सेम कॉन्सेप्ट है, उसे डेटा सेट्स कहा जाता है। डिफरेंस जो है ये डेटा सेट्स की परमिशन वगैरह आपको असाइन करना पड़ता है। वैसे सिंपल है, ये भी वो क्लिक क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट करके हो जाएगा, पर डेटा सेट्स अभी हम क्रिएट नहीं करेंगे। हम जब एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कितनी कौन से ड्राइव में रखना है उस हिसाब से हम डेटा सेट्स क्रिएट करेंगे।
सो TrueNAS Scale एज प्लेटफॉर्म हमारे सर्वर में इंस्टॉल हो चुका है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये प्लेटफॉर्म की तरह हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ऊपर हम डिफरेंट सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल Nextcloud सर्वर, PhotoPrism सर्वर, Jellyfin या Plex मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर। तो इन सर्वर्स को एज एप्लीकेशन, सर्वर एप्लीकेशन अब इंस्टॉल करने का टाइम है। वैसे ये काम जो है TrueNAS Scale में बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हो, आप ऐप स्टोर में जाओगे मोबाइल की और एक सिंगल क्लिक से उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे। यहाँ पे भी वही सेम फंडा है। इसकी भी एक एप्लीकेशन स्टोर है जहाँ पे जाके आप इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हो। पर वही नहीं, सिर्फ वही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, मान के चलते हैं विंडोज में अगर आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोबी की कोई सॉफ्टवेयर, प्रीमियर प्रो वगैरह, फोटोशॉप वगैरह, या कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉल करने के टाइम पे आप डिफॉल्ट स्टोरेज लोकेशन जो है इंस्टॉलेशन सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो। सेम काम हमें यहाँ पे भी करना है, क्योंकि हर एप्लीकेशंस की अपनी जो डेटाबेस है और यूजर डेटा है, उसे प्रायोरिटी के हिसाब से हमें लोकेशन चॉइस करके देना है। जो स्टोरेज पूल्स हमने क्रिएट की थी, कहाँ पे रखना है। फॉर एग्जांपल Nextcloud बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे एक्चुअल में हमारे सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह फोन वगैरह से ऑटोमेटिकली बैकअप होगा। तो उसे मिरर स्टोरेज की जरूरत है, तो मैं उसे मिरर स्टोरेज में रखूंगा। फॉर एग्जांपल अगर Jellyfin सर्वर को पकड़ लिया, Plex मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर को, जहां से मैं मूवी वगैरह स्ट्रीम करूंगा, म्यूजिक वगैरह स्ट्रीम करूंगा, वो डेटा कोई इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं, मुझे दोबारा मिल सकता है, तो उसे मिरर स्टोरेज की, रेड स्टोरेज की कोई जरूरत नहीं है। तो ये काम इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम स्टोरेज लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं और इसी में डेटा सेट्स की जरूरत पड़ेगी। हमारे TrueNAS सर्वर की जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड नेविगेशन मेनू के एप्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो पहली बार जब हम यहाँ पे आएंगे, देखेंगे कि ऐप सर्विसेज आर नॉट कॉन्फ़िगर्ड दिखाएगा। डिफॉल्ट ऐप पूल जो है चूज यहाँ पे हमें करना है। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे और जो डिफॉल्ट ऐप पूल है, इसे हमें सिलेक्ट करना है। तो डिफॉल्ट ऐप पूल जो डिवाइसेस, जो स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास है, उन्हीं में से सिलेक्ट करना है। इन आवर केस जो फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस है वो SSD है, तो हम SSD को सिलेक्ट कर देंगे। TrueNAS की अपनी कोई फाइल ब्राउजर है नहीं। जैसे विंडोज में आप माई कंप्यूटर में जाके ड्राइव्स के अंदर रॉ डेटा को देख सकते हो, क्या डेटा है या नहीं है, ठीक वैसा ही एक चीज TrueNAS में है नहीं बाय डिफॉल्ट। हमें एक एप्लीकेशन के जरिए इन चीजों को करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमें चाहिए वो है फाइल ब्राउजर। तो इसके लिए हम लॉग इन कर लेंगे हम हमारे TrueNAS की डैशबोर्ड पे और लेफ्ट हैंड साइड नेविगेशन मेनू में ऑप्शन है एप्स, इसके ऊपर आना है। उसके बाद एप्स के अंदर डिस्कवर ऐप जो बटन है, वहां पे जाएंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे फाइल ब्राउजर को। अब फाइल ब्राउजर के इंस्टॉल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। ढेर सारे डेटा है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधा नीचे आना है स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन पे। बेसिकली यहाँ पे हम हमारी जो स्टोरेज पूल्स है उसे फाइल ब्राउजर के अंदर माउंट कर रहे हैं ताकि एक्सेस मिल पाए। इसके लिए ऑप्शन जो है, जैसा आपको दिखेगा एडिशनल स्टोरेज, यहाँ पे एक ऑप्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है एडिशनल स्टोरेज की। तो इसके टाइप जो है वो होस्ट पाथ ही रहेगा। नीचे आएंगे, बिल्कुल नीचे होस्ट पाथ जो है /mnt दिखा रहा है, उसके अंदर जो स्टोरेज पूल हमने क्रिएट किया था वो दिखेगा। इन योर केस इट विल बी डिफरेंट। हमारे केस में ऑलरेडी 3 स्टोरेज पूल हमने क्रिएट किया है, तो ये पहला वाला है। तो HDD 160 GB को हम सिलेक्ट कर देंगे और ऊपर जो माउंट पाथ है वहां पे /HDD 160 GB हम लिख देंगे। हमारे कॉन्फ़िगरेशन में 3 स्टोरेज पूल है, इसीलिए 3 एक्स्ट्रा एडिशनल स्टोरेज हमें चाहिए जो फाइल ब्राउजर के साथ कनेक्टेड रहेगा। अगर आपके सेटअप में सिंगल डिस्क है तो आपको एक चाहिए। अगर मल्टीपल आपके पास स्टोरेज पूल्स है, हर एक पूल के लिए एक जो है एडिशनल स्टोरेज आपको ऐड करना है। अब एडिशनल स्टोरेज के बगल में ही आपको ऐड बटन मिल जाएगा, जिसके ऊपर हमें 2 बार क्लिक करना है क्योंकि और 2 पूल बाकी है। ठीक सेम जो प्रोसेस पहली वाले में था वैसे ही हम हमारी जो और 2 एक्स्ट्रा पूल्स है, रेड 500 GB और SSD 256 GB, उसका कॉन्फ़िगरेशन को भी एंटर कर देंगे सिमिलर प्रोसेस से और नीचे जाएंगे, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। अब फाइल ब्राउजर को इंस्टॉल करने के बाद इसे आप इस्तेमाल
कैसे करोगे। आपको पहले तो वेट करना है एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पे स्टेटस जो है ये येलो डिप्लॉइंग से ग्रीन रनिंग पे आ जाए। थोड़ा सा टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, पहली बार जब आप इसे इंस्टॉल कर रहे हो। ये ग्रीन रनिंग में आने के बाद सिर्फ फाइल ब्राउजर में ही नहीं, कोई भी एप्लीकेशन ये नीचे जो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते जाओगे उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वेब पोर्टल ऑप्शन है एप्लीकेशन इन्फो के अंदर। तो ये वेब पोर्टल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक नया जो है ब्राउजर विंडो खुल जाएगा और यहाँ पे फाइल ब्राउजर ओपन हो चुका है। यहाँ पे ऊपर एड्रेस बार में जो एप्लीकेशन हमने ओपन की है उसकी आईपी एड्रेस कोलन पोर्ट नंबर दिख रहा है। ये बेसिकली आपकी सर्वर की आईपी एड्रेस और किस पोर्ट के ऊपर ये जो एप्लीकेशन है वो चल रहा है वो है। इसे आप नोट करके रखिएगा। सिस्टम को आप किसी भी आपके लैन के अंदर कोई भी जो मशीन है, आपके मोबाइल है, आपके कंप्यूटर है, उससे एक्सेस करने के लिए इसी एड्रेस और कोलन जो पोर्ट नंबर है इसके जरिए आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए डिफॉल्ट यूजर नेम जो है एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन है। वैसे डिफॉल्ट पासवर्ड जो एडमिन है इसको चेंज करने के आपके पास ऑप्शन है फाइल ब्राउजर के सेटिंग्स में। इस पासवर्ड को चेंज कर लेना फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। अगला एप्लीकेशन जो हमें इंस्टॉल करना है वो है नेक्स्टक्लाउड सर्वर। नेक्स्टक्लाउड जो है हमारी ऑटोमेटिक बैकअप के लिए इस्तेमाल होगा। इट इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव टू गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, एप्पल की iCloud। अब नेक्स्टक्लाउड को इंस्टॉल करने के लिए हमें लौटना है TrueNAS के डैशबोर्ड के ऊपर। वहां पे लेफ्ट हैंड साइड नेविगेशन मेनू पे एप्स के ऊपर जाना है और फिर डिस्कवर एप्स और वहां पे जाके सर्च करना है नेक्स्टक्लाउड। इसे क्लिक करने से नेक्स्टक्लाउड का इंस्टॉलेशन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहला काम जो हमें करना है नेक्स्टक्लाउड कॉन्फ़िगरेशन में एडमिन यूजर और एडमिन पासवर्ड जो है अपने हिसाब से डालना है। ये नेक्स्टक्लाउड की एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर और पासवर्ड है। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अब जैसे आप देख पा रहे हो नेक्स्टक्लाउड पे 4 डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस की जरूरत है। नेक्स्टक्लाउड एप्लीकेशन जो इंस्टॉल होगा वो कॉन्फ़िग वगैरह एक साथ। उसके बाद यूजर डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे एक्चुअल बैकअप स्टोर होने वाला है। उसके बाद डेटाबेस जहां पे क्रेडेंशियल्स वगैरह, आपके शेयरिंग वगैरह, यूजर डिटेल्स वगैरह ये रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो लास्ट वो है डेटाबेस का बैकअप लोकेशन। इस सेटअप में हमें 2 डेटा सेट्स क्रिएट करना है जो हम क्रिएट करेंगे हमारी जो रेड स्टोरेज पूल है वहां पे। जिन 2 डेटा सेट्स के अंदर हम जो 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज है यानी कि यूजर डेटा और ये जो एप्लीकेशन है इसकी डेटाबेस, उसे स्टोर करेंगे ताकि बाद में अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम होता भी है इससे हम रिस्टोर कर पाए चीजों को और इसकी एक मिरर कॉपी यानी कि रेड में हमेशा बना रहे। अब डेटा सेट क्रिएट करने के लिए हम ब्राउजर में एक सेकेंड टैब ओपन करेंगे जहां पे TrueNAS की एक डैशबोर्ड फिर से ओपन कर लेंगे और यहाँ पे नेविगेशन मेनू में डेटा सेट्स के ऊपर जाएंगे। अभी यहाँ पे सारे स्टोरेज पूल हमारे पास जितना है वो दिखा रहा है। इन आवर केस हम इस डेटा को रेड के अंदर रखने वाले हैं, तो रेड जो डेटा सेट है हमारा उसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड डेटा सेट राइट हैंड साइड पे जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेम जो है अपने हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हो ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम एप्स जो है डेटा सेट का नेम दे रहे हैं। डेटा सेट प्रीसेट जो है परमिशन, यहाँ पे भी हम एप्स यूजर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये हमारी रेड पूल जो है उसके अंदर एक एप्स डेटा सेट्स यानी कि फोल्डर क्रिएट हो चुका है। राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, जाएंगे परमिशंस की ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो एक यूजर एप्स ऑलरेडी क्रिएट हुआ है पर परमिशन जो है सिर्फ मॉडिफाई में है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें मिल जाएगा परमिशन जहाँ पे इसको फुल कंट्रोल अलाउ करना है और फिर सेव एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये एप्स डेटा सेट के अंदर हमें और 2 डेटा सेट्स चाहिए, तो एप्स को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे ऐड डेटा सेट के अंदर क्लिक करके और एक डेटा सेट तैयार करने के लिए। यहाँ पे नाम समझने हमें आसानी हो, आप कुछ भी डाल सकते हो। हम दे रहे हैं इसके लिए NC_data और सिलेक्ट कर रहे हैं डेटा सेट प्रीसेट एप्स को। क्लिक करेंगे सेव के ऊपर, फिर जाएंगे मॉडिफाई एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एप्स की यूजर क्रिएट हो चुका है। एक जो हमने पहले ही किया था वो फुल कंट्रोल में है, दूसरा मॉडिफाई में। तो ये जो सेकंड यूजर क्रिएट हुआ है ओनली मॉडिफाई वाला, इसको हम डिलीट कर देंगे और फिर सेव एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे क्लिक करके निकल आएंगे। सेम प्रोसेस दोबारा हम करेंगे, एप्स को सिलेक्ट करेंगे और एक डेटा सेट इसके अंदर क्रिएट करेंगे। इसका नाम हम देंगे NC_db से जो है डेटा सेट प्रीसेट ये रहेगा एप्स। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से जाएंगे मॉडिफाई एक्सेस कंट्रोल लिस्ट
एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मैनेजर जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक सेकंड यूजर क्रिएट हुआ है। एप्स ओनली मॉडिफाई परमिशन लेके ये सेकंड डुप्लीकेट यूजर को हम डिलीट करेंगे और सेव एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के ऊपर क्लिक करके निकल आएंगे। तो हो गया है हमारे नेक्स्ट क्लाउड की 2 डेटा सेट्स तैयार। अब लौटेंगे पहले टैब के ऊपर जहाँ पे नेक्स्ट क्लाउड का इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन खुला हुआ है। यहाँ पे स्टोरेज पाथ में नेक्स्ट क्लाउड यूजर डेटा जो है वो टाइप डिफॉल्ट IX वॉल्यूम वहां से चेंज करके होस्ट पाथ बनाएंगे। नीचे होस्ट पाथ सिलेक्ट करने का हमें ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे हम ब्राउज करेंगे और सिलेक्ट कर देंगे पहले नेक्स्ट क्लाउड डेटा को। सेम जो है काम हमें करना है नेक्स्ट क्लाउड की डेटा स्टोरेज के लिए। टाइप को हम मॉडिफाई करेंगे होस्ट पाथ पे और नीचे जहाँ पे होस्ट पाथ डिफाइन करने का जगह है हम ब्राउज करके सिलेक्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लाउड की जो NC_DB हमने क्रिएट की थी उसे। फिर नीचे जाएंगे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्लाउड एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लाउड एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए पहले तो वेट करना है ये डिप्लॉइंग से रनिंग स्टेटस पे आ जाए। अब जैसे ही नेक्स्ट क्लाउड जो है स्टेटस रनिंग पे आ जाए ग्रीन कलर की, आप उसके ऊपर क्लिक कर लो और राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन इन्फो, उसके अंदर वेब पोर्टल। उसे क्लिक करते ही नेक्स्ट क्लाउड का जो है पेज वो खुल जाएगा। यहाँ पे ऊपर एड्रेस बार में जो IP एड्रेस और पोर्ट नंबर है इसे भी नोट करके रख लो। इसके जरिए आप नेटवर्क में किसी भी डिवाइस से नेक्स्ट क्लाउड को इस IP एड्रेस और पोर्ट नंबर के जरिए एक्सेस कर सकते हो और यही चीज बाद में भी हमारे काम में आएगा इसे ऑनलाइन बनाने के लिए। अब यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ नेक्स्ट क्लाउड जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर आईडी पासवर्ड सिलेक्ट किया था उसी से लॉगिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लाउड की मेन पेज पे टॉप राइट कॉर्नर पे जो आइकन आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करने से आपको ऑप्शन मिल जाएगा और ज्यादा यूजर्स क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे आप नए यूजर्स और उनकी जो यूसेज कोटा वगैरह वो क्रिएट कर सकते हो। अगला एप्लीकेशन है फोटो प्रिज्म सर्वर। वैसे नेक्स्ट क्लाउड में सारा डेटा तो है बैकअप हो रहा है पर नेक्स्ट क्लाउड की गैलरी व्यूइंग उतनी कुछ अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेयर करोगे गूगल ड्राइव में आप बैकअप कर सकते हो पर उसकी कोई अपनी गैलरी व्यूइंग उतनी कुछ खास है नहीं अगर गूगल फोटोज के साथ आप उसे कंपेयर करो। इसके लिए हम फोटो प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे। अब फोटो प्रिज्म सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए हम आएंगे TrueNAS के डैशबोर्ड के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड पे नेविगेशन मेन्यू पे एप्स के ऊपर जाएंगे, वहां से डिस्कवर ऐप और सर्च कर लेंगे फोटो प्रिज्म को। फोटो प्रिज्म की इंस्टॉलेशन ऑप्शन जो है वहां पे पहला काम जो करना है एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड डालनी है। फोटो प्रिज्म की एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर के लिए अपने हिसाब से आप कुछ भी डाल लो और नीचे स्टोरेज ऑप्शन में यहाँ पे इन माई केस मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि ये डेटा जो है फोटो प्रिज्म का वो नेक्स्ट क्लाउड की डेटा की ही रिप्लिकेशन है और फास्टर स्टोरेज चाहिए, इसीलिए डिफॉल्ट एप्लीकेशन की जो इंस्टॉल लोकेशन है वो SSD पूल है तो उसी के अंदर मैं इसे रहने दूंगा और चले जाऊंगा इंस्टॉल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के लिए। क्योंकि फोटो प्रिज्म जो है नेक्स्ट क्लाउड से ही डेटा को खींचेगा, सेम डेटा रिप्लिकेशन हो रहा है, इस डेटा की एक्स्ट्रा कोई बैकअप की हमें जरूरत नहीं है इन आवर केस क्योंकि SSD में डिफॉल्ट जो है लोकेशन स्टोरेज पूल डिफॉल्ट स्टोरेज पूल हमने एप्लीकेशन के करके रखा है तो उसी को ही हम रहने देंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन आवर लिस्ट फॉर इंस्टॉल इज जेलीफिन और प्लेक्स मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर, जिसके जरिए आप अपनी एक खुद की पर्सनल स्ट्रीमिंग सर्वर क्रिएट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप Amazon प्राइम वीडियो या Netflix से मूवी वगैरह स्ट्रीम कर सकते हो, इससे भी वो किया जा सकता है जो मूवी वगैरह आपके इस स्टोरेज सर्वर जो आपने क्रिएट की है उसके अंदर प्रेजेंट हो। उसके जरिए कोई भी डिवाइस घर की जेलीफिन या प्लेक्स की अपनी एप्लीकेशंस के जरिए स्ट्रीमिंग कर सकता है। इन आवर केस पर्सनली मुझे जो है जेलीफिन ज्यादा पसंद है, इसीलिए जेलीफिन का ही इस्तेमाल मैं करने वाला। अब जेलीफिन सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग लौटेंगे हमारे TrueNAS के डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे जाएंगे एप्स पे, फिर डिस्कवर एप्स और जेलीफिन को सर्च करके इंस्टॉल ऑप्शन को क्लिक करके इंस्टॉलेशन ऑप्शन में आ जाएगा। यहाँ पे पहला चेंज जो हमें करना है जेलीफिन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर टाइम जोन जो है वो एशिया अपने सिटी के हिसाब से आप सेट कर लो और फिर आएंगे हम स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमें कुछ डेटा सेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, स्पेसिफिकली स्पीकिंग 2 डेटा सेट्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। जेलीफिन में क्योंकि मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, इसकी डेटाबेस की बैकअप हमें चाहिए तो डेटाबेस जो है उसे हम रखेंगे मिरर ड्राइव पर। जो यूजर डेटा है जहाँ पे मूवी वगैरह रहेगा
उसकी कोई बैकअप तो हमें जरूरत है नहीं। इसके लिए 160 GB जो हार्ड ड्राइव है उसका इस्तेमाल करूंगा। अब डेटा सेट्स को क्रिएट करने के लिए हम ब्राउजर में TrueNAS डैशबोर्ड की एक दूसरी विंडो ओपन कर लेंगे और जाएंगे डेटा सेट्स के ऊपर। यहाँ पे हम हमारी रेड ड्राइव के अंदर जो एप्स डेटा सेट है उसके अंदर और एक ऐड डेटा सेट करेंगे। इसकी नेम जो है हम देंगे jellyfin_db और डेटा सेट प्रीसेट जो है वो एप्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर सेव कर देंगे। वहां से गो टू SCL मैनेजर, यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा एप्स यूजर क्रिएट हुआ है मॉडिफाई परमिशन के साथ उसे डिलीट करेंगे, फिर सेव एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब फिर से HDD_160 GB जो पूल है उसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड डेटा सेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेटा सेट का नेम जो है देंगे jellyfin_data, डेटा सेट प्रीसेट होगा एप्स और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो परमिशन है उसे एडिट करेंगे और नीचे एप्स को सिर्फ मॉडिफाई परमिशन मिला है उसे सिलेक्ट करके परमिशन जो है मॉडिफाई से चेंज करके फुल कंट्रोल कर देंगे और सेव एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो बन गया हमारा 2 डेटा सेट्स जेलीफिन के लिए। अब जेलीफिन के इंस्टॉलेशन विंडो पे लौटेंगे। डैशबोर्ड के अंदर जो स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे जेलीफिन कॉन्फ़िग स्टोरेज जो है उसकी टाइप को हम चेंज करेंगे होस्ट पाथ में, और नीचे होस्ट पाथ को जहाँ पे सिलेक्ट करने का जगह है वहां से हम jellyfin_db जो डेटा सेट्स क्रिएट किए थे उसे सिलेक्ट कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, एडिशनल स्टोरेज के ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, एक एडिशनल स्टोरेज की विंडो आ जाएगा। टाइप जो है होस्ट पाथ बनेगा। नीचे आएंगे और HDD_160 GB जो डेटा पूल है हमारी उसके अंदर jellyfin_data डेटा सेट्स को सिलेक्ट करेंगे और माउंट पाथ पे लिखेंगे /media। फिर नीचे जाएंगे और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे। अब जेलीफिन इंस्टॉल तो हो चुका है पर इसे कॉन्फ़िगर करना है। उस कॉन्फ़िगरेशन से में जाने से पहले हमें कुछ मीडिया लाइब्रेरीज की फोल्डर क्रिएट करना है। इसके लिए हमें जाना है फाइल ब्राउजर के अंदर। अब फाइल ब्राउजर में लॉगिन कर लेंगे अपने यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए। यहाँ से हम नेविगेट करके जाएंगे जो jellyfin_data जो फोल्डर हमने क्रिएट की थी या डेटा सेट्स उसके अंदर। यहाँ पे फाइल ब्राउजर में न्यू फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन है। एक के बाद एक 2 हमें फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है। पहला वाला जो है मूवी और फिर बाहर निकल के jellyfin_data इसके अंदर दूसरा फोल्डर जो हमें क्रिएट करना है वो है शो। अब इसके बाद हम लॉन्च करेंगे जेलीफिन को। तो ऐसा एक वेलकम पेज आपको दिखेगा। प्रेफर डिस्प्ले लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश रहने वाला है। करेंगे हम इसको नेक्स्ट। अब ये हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कह रहा है। अपने हिसाब से अपना एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड डाल के कर लो नेक्स्ट आप। इट इज आस्किंग यू टू सेट अप अ मीडिया लाइब्रेरी। अभी इसको हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट करके सेटअप को कंप्लीट करते हैं। ऑब्वियसली आप रिमोट एक्सेस और ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग इन दोनों ऑप्शन को एनेबल करके नेक्स्ट एंड फिनिश। अब इसे आप लॉग इन कर लो अपने यूजर नेम और पासवर्ड जो क्रिएट किए थे उसके जरिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जब आप क्लिक करोगे मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन डैशबोर्ड। अब एडमिनिस्ट्रेशन डैशबोर्ड के अंदर आपको लाइब्रेरीज ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे ऐड मीडिया लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ ये काम हमें 2 बार करना है। पहला वाला जो है कंटेंट टाइप हम लिख कर रहे हैं मूवीज। डिस्प्ले नेम मैं तो लिख रहा हूँ मूवी, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। फोल्डर्स के प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें दिख जाएगा जो मूवी और शो फोल्डर्स हमने क्रिएट किया था वो। तो यहाँ पे हमें मूवी फोल्डर को सिलेक्ट करना है और फिर ओके पे क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे, ये लैंग्वेज और कंट्री रीजन वगैरह अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। बाकी चीज जो जैसा है वैसा रहने देंगे और नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे। ऑटोमेटिकली ऐड मूवीज टू द कलेक्शन, सेम नेम की 2 मूवी है उसे ऑन कर देंगे। बाकी जो चीजें है सेम रखने देंगे डिफॉल्ट। और मेटा डेटा रिफ्रेश को एवरी 30 डेज पे करेंगे। नीचे चलते रहेंगे स्क्रॉल करते हुए और सेव एटवर्क इनटू मीडिया फोल्डर, ट्रिक प्ले, चैप्टर इमेज, ये सारे ऑप्शंस जो है एक के बाद एक ऑन कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ऐड हो गया है हमारा पहला लाइब्रेरीज मूवीज। अब ऐड करना है दूसरा वेब सीरीज के लिए। तो इसके लिए क्लिक करेंगे ऐड मीडिया लाइब्रेरीज के ऊपर। इस बार कंटेंट टाइप जो है शोज होने वाला है। डिस्प्ले नेम शो से मैं चेंज करके लिख रहा हूँ वेब सीरीज, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। फोल्डर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जाएंगे मीडिया के अंदर शोज में। अब ओके करेंगे इसे और नीचे आएंगे, वही डाउनलोड लैंग्वेज, कंट्री, रीजन वगैरह अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लो। नीचे बाकी जो चीजें है उसे डिफॉल्ट रहने देंगे और वो सेव आर्ट वर्क, ऑटोमेटिकली मर्ज सीरीजेस, फिर ट्रिक प्ले वगैरह इन सारे ऑप्शंस को ऑन कर देंगे और ऑटोमेटिकली रिफ्रेश मेटा डेटा को 30 डेज के ऊपर रखेंगे और नीचे आके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ऐड हो गया हमारा 2 लाइब्रेरीज मूवीज और वेब सीरीज। तो चलिए सारे एप्लीकेशंस वगैरह जो है इंस्टॉल तो हो चुका है। कोई भी सर्विसेज को अगर आपको इस्तेमाल करना है, आप अपनी सर्वर की जो है IP एड्रेस :
उस सर्विस की जो पोर्ट नंबर है वो पोर्ट नंबर एंटर करना है ब्राउजर। इन सर्विसेज की जो अपनी खुद की एप्लीकेशन है उससे अगर इसको ऐप को एक्सेस करना है, सेम प्रोसेस, लॉगिन यूआरएल जो होगा वो सर्वर की आईपी एड्रेस कोलन उस स्पेसिफिक सर्विस की पोर्ट नंबर और अपने यूजर नेम पासवर्ड से लैन में किसी भी पीसी हो, लैपटॉप हो, आपकी मोबाइल हो, टैबलेट हो, आप एक्सेस कर सकते हो। पर इस प्रोसेस से, इस आईपी एड्रेस वगैरह से आप बाहर से तो इसे एक्सेस नहीं कर पाओ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अभी लैन के अंदर चल रहा है। तो चलिए इसको हम ऑनलाइन बनाते हैं। अब सर्विसेज को इंटरनेट पे एक्सपोज करने के लिए आपके पास बेसिकली 3 ऑप्शन है। फर्स्ट, इजीएस्ट बट कॉस्टलीएस्ट, दैट इज आप एक स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस अपने आईएसपी से मांग लो। डिपेंडिंग ऑन आपकी लोकेशन इसका एक सालाना या फिर मंथली जो है आपको रेंटल देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इट इज अराउंड इन इंडिया पे एक IPv4 स्टैटिक अगर आप मांगते हो समवेयर अराउंड 2 से 2,500 का या 3,000 का ईयरली कॉस्टिंग है उस स्टैटिक आईपी का। अपने राउटर से पोर्ट को फॉरवर्ड करना है और ऑब्वियसली आप अपने सर्विसेज को बाहर से भी एक्सेस कर पाओगे। दूसरा ऑप्शन, सेम काम जो है एक VPN टनल के जरिए आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, क्लाउड वर्चुअल प्राइवेट सर्वर हायर करना है, उसके अंदर OpenVPN या WireGuard जैसी कोई VPN सर्विस इंस्टॉल करना है और टनल के जरिए अपने सर्वर तक आप इस जो है रिक्वेस्ट को ला पाओगे। यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है पब्लिक आईपी एड्रेस वो VPS का इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड और फ्री ऑप्शन, ये इजी है पर टोटल फ्री नहीं है क्योंकि इसके लिए हमें एक डोमेन नेम की जरूरत पड़ेगी। सो दैट इज क्लाउडफ्लेयर टनल। तो क्लाउडफ्लेयर सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए हमें चाहिए एक डोमेन नेम। तो चलिए हमें एक डोमेन नेम खरीदना है। इसके लिए आपके पास एक इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना है। घबराइएगा आप, ये बहुत कोई कॉस्टली चीज है नहीं। गूगल में आपको 2-1 दिन सर्च करना है इंटरनेट के ऊपर सस्ते में चीप डोमेन नेम .com, .net, .in ऐसी कोई फैसिनेशन यहाँ पे जरूरत नहीं है। फंक्शनली .com हो या कुछ भी, दोनों ही सेम है, दोनों सेम तरीके से काम करता है। सो चीप डोमेन जो आपको मिल जाए, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्सक्योर डोमेन .pw, ये वो कोई भी हो वो आप ले सकते हो। इन आवर केस हमें अभी .online जो है ऑफर में मिल रहा है अराउंड 82 रुपीज प्लस टैक्स और क्रेडिट कार्ड की जो फी होगी वो पकड़ के ये आ रहा है अराउंड 101 रुपी में। 101 रुपए में मुझे मिल रहा है lazytourist.online डोमेन, तो मैं वो खरीद लेता हूँ। सो lazytourist.online हमने बुक कर ली है 101 रुपए में फॉर एंटायर ईयर। जनरली स्पीकिंग अगर आप नया डोमेन लिए हो तो इट्स अराउंड 30 मिनट्स टू 1 आवर, उसके अंदर ये डोमेन जो है आपके अकाउंट पे एक्टिव दिखाना चाहिए। फॉर सम रेयर केसेस थोड़ा टाइम लग सकता है, तो धीरे से वेट करना। आफ्टर द डोमेन इज एक्टिव इन योर अकाउंट, सो लेट्स गो टू क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर में आपको चाहिए एक फ्री अकाउंट। जैसे आप ईमेल एड्रेस वगैरह की एक नया अकाउंट क्रिएट करते हो वैसे ही आप क्लाउडफ्लेयर की फॉर्म फिलअप कर लो नए यूजर ज्वाइनिंग का और आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा। रिमेंबर, व्हेन यू आर क्रिएटिंग द क्लाउडफ्लेयर अकाउंट, गलती से भी कोई ट्रायल मत एक्टिवेट करना। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री जो ऑप्शन है वहां पे ही रहना है, इससे ही हमारा काम बन जाएगा। अब क्लाउडफ्लेयर अकाउंट के अंदर जब आप लॉग इन करोगे आपके डैशबोर्ड पे तो कुछ नहीं दिखाएगा, ये ब्लैंक रहेगा। इन माई केस यहाँ पे एक टेस्टिंग वाला डोमेन ऑलरेडी एक्टिव दिखा रहा है, पर हमें करना है नया वाला जो डोमेन हमने खरीदा था उसको ऐड। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे ऐड अ साइट जो ऑप्शन है, या ऊपर या नीचे जो आपके राइट हैंड साइड है इसके ऊपर। अब डोमेन नेम एंटर करने के लिए कह रहा है, इन आवर केस इट इज lazytourist.online। इसे लिखेंगे और क्लिक करेंगे कंटिन्यू के ऊपर। अब यहाँ पे प्लान चॉइस करने के लिए कह रहा है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और दिखेगा हमें फ्री प्लान, उसे सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे कंटिन्यू के ऊपर। अब नेक्स्ट पेज पे DNS मैनेजमेंट फॉर lazytourist.online आपके केस पे आपका डोमेन नेम दिखाएगा, ये ब्लैंक रहना चाहिए, यहाँ पे प्रीवियस कोई भी एंट्री रहना नहीं चाहिए। इन माई केस मुझे यहाँ पे 2 एंट्रीज दिखा रहा है, इसे मुझे डिलीट करना है। एक्शन राइट हैंड साइड पे जो है उसके अंदर डिलीट बटन मिल जाएगा, उसके जरिए जो भी एंट्री यहाँ पे है इन सारे एंट्रीज को हमें डिलीट करना है और डिलीट करने के बाद क्लिक करेंगे कंटिन्यू के ऊपर। ये आप पूछ रहा है एड DNS रिकॉर्ड्स लेटर, जो हमें कंफर्म करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पेज पे हमें क्लाउडफ्लेयर से 2 NS एंट्री, नेम सर्वर एंट्री मिला है, तो इन दोनों नेम सर्वर एंट्री को कहीं पे कॉपी करके रखना है। इन माई केस मैं इसे नोटपैड के ऊपर कॉपी कर लूंगा, इसकी जरूरत अब हमें आगे चल के पड़ेगी। और फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और फिनिश लेटर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ये जो नेम सर्वर्स NS एंट्री आपको मिला है इसे अब एंटर करना है डोमेन रजिस्टर, जहां पे भी आपने डोमेन खरीदी थी वहां पे जाके आपके डोमेन की नेम सर्वर या NS एंट्री के अंदर।
तो इन आवर केस इट इज lazytourer.online। तो इस डोमेन में सेटिंग्स के अंदर हमें मिल जाएगा नेम सर्वर एंट्रीज को चेंज करने का ऑप्शन। तो जो भी डिफॉल्ट आपके यहाँ दिखा रहा है उन दोनों डिफॉल्ट्स को डिलीट करना है और क्लाउडफ्लेयर से जो दो एंट्रीज हमें मिला है उन दोनों एंट्रीज को यहाँ पे ऐड करके सेव करना है। अब हर एक की जो है पेज ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इन आवर केस इट लुक्स लाइक दिस वन। आपके केस में ये थोड़ा सा अलग दिख सकता है पर ये एंट्रीज सेम रहेगा। नेम सर्वर इसे कहते हैं। इसे एडिट करना है। जो भी नेम सर्वर एंट्रीज है उसे डिलीट करके क्लाउडफ्लेयर से मिलने वाला सिर्फ दो ही नेम सर्वर जो है यहाँ पे एंटर रहने वाला है। इसको सेव करना है और उसके बाद थोड़ा वेट करना है। इन मैक्सिमम केसेस आधा घंटा से 1 घंटा लगता है क्लाउडफ्लेयर की अकाउंट में डोमेन एक्टिव दिखाने के लिए। इट मे टेक सम टाइम टू कम इनटू इफेक्ट। तब तक क्लाउडफ्लेयर की जो है एक्टिव तो नहीं दिखाएगा, आपको वेट करना है। तो चलिए इन आवर केस द डोमेन इज शोइंग एक्टिव अंडर क्लाउडफ्लेयर अकाउंट। तो हम प्रोसीड कर सकते हैं क्लाउडफ्लेयर टनल क्रिएशन में। तो यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर अकाउंट के अंदर हमारी जो डोमेन है lazytourer.online ये एक्टिव अंडर फ्री प्लान दिखा रहा है। इस एक्टिव आने के लिए तो आपको वेट करना है। हमारे में आ चुका है। अब हम प्रोसीड कर सकते हैं आगे। तो जीरो ट्रस्ट ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जीरो ट्रस्ट की डैशबोर्ड में नेटवर्क ऑप्शन जो है लेफ्ट हैंड साइड नेविगेशन मेनू में इसके अंदर हमें टनल्स मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी टनल अभी क्रिएटेड नहीं है। इसके लिए नीचे ऐड टनल बटन मिल जाएगा और वहाँ पे क्लाउडफ्लेयर जो है ये रिकमेंडेड, इसे ही सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट क्लाउडफ्लेयर और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। टनल का एक नेम देना है। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो और फिर सेव टनल। अब टनल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमें नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्लाउडफ्लेयर की जो है ये की हमें चाहिए। तो यहाँ पे कॉपी करने का बटन है। कॉपी करने के बटन से हमें ये कॉपी हो जाएगा। एक नोटपैड का फाइल हम खोल लेंगे और उसके अंदर इसे पेस्ट कर लेंगे। अब ऊपर का जो कमांड है इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर नीचे जो लंबी सी की है हर एक में यूनिक की होगा। मैं ये इसे ब्लर करके रखा हूँ क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो हमें सिर्फ ये नीचे वाला जो स्ट्रिंग है लंबी सी इसकी ही जरूरत है। अब चलते हैं TrueNAS सर्वर में। वेब ब्राउजर से लॉगिन कर लो आप TrueNAS सर्वर के अंदर। यहाँ पे हमें जाना है एप्लीकेशन सेक्शन में। यहाँ पे जाएंगे एप्स के ऊपर और डिस्कवर ऐप में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे क्लाउडफ्लेयर। ये रहा क्लाउडफ्लेयर। तो इसे हमें इंस्टॉल करना है। हम आ जाएंगे इसके इंस्टॉलेशन ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाउडफ्लेयर कॉन्फ़िगरेशन में टनल टोकन एक ऑप्शन है। इस सेक्शन पे ये जो बॉक्स है यहाँ पे हमें वो लंबी सी स्ट्रिंग जो मिला था उसे कॉपी करना है और फिर नीचे जाएंगे और इंस्टॉल बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ये येलो से ग्रीन रनिंग स्टेटस पे आ जाए हम लौट सकते हैं हमारे क्लाउडफ्लेयर डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे नीचे नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये कह रहा है अभी हमें पब्लिक होस्ट नेम क्रिएट करने के लिए। हर एक जो एप्लीकेशन हम बाहर से यानी कि इंटरनेट से एक्सेस करेंगे हमारे होम क्लाउड बैकअप सर्वर में उसकी एक एक सब डोमेन क्रिएट करना है। इन आवर केस डोमेन नेम, प्राइमरी जो डोमेन नेम हमने खरीदी है वो है lazytourer.online। अब नेक्स्ट क्लाउड के लिए हम एक सब डोमेन nextcloud.lazytourer.online, फिर फोटोप्रिज्म के लिए gallery.lazytourer.online, फिर जेलीफिन के लिए jellyfin.lazytourer.online। ऐसे सब डोमेन्स क्रिएट करना है। सो वो टनल के अंदर फिर से लौटते हैं हम हमारी जो क्लाउडफ्लेयर की पेज है। अब पब्लिक होस्ट नेम मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर लिए। आप कैसे करोगे? टनल्स के अंदर जब भी हम लौटेंगे तो हमारा जो टनल हमने क्रिएट की था स्टेटस जो है हेल्दी दिखा रहा है, मतलब कनेक्टेड है हमारे लोकल सिस्टम के साथ। इसके राइट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्फ़िगर करने का। उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ऊपर पब्लिक होस्ट नेम यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिखा रहा है 3 जो है हमने हमारे केस में हमने ऐड कर ली। आप कैसे करोगे? देखो यहाँ पे ऐड अ पब्लिक होस्ट नेम ऑप्शन है। आपके केस में तो ये ब्लैंक रहेगा, आपको एक एक करके ऐड करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सब डोमेन मतलब जो नाम आपको लिखना है नेक्स्ट क्लाउड के लिए आप नेक्स्ट क्लाउड लिख सकते हो या आपके हिसाब से कुछ भी। डोमेन जो है ऑब्वियसली lazytourer.online हमारे में है, आप में आपका रहेगा, आप जिस हिसाब से डोमेन बुक किए हो। पाथ ब्लैंक रहेगा। टाइप HTTP और URL जिस सर्विस के लिए आप सब डोमेन क्रिएट कर रहे हो उस सर्विस का IP एड्रेस सर्वर के साथ। तो इस हिसाब से आपको करना है और सेव होस्ट नेम के ऊपर क्लिक करना है जैसा हमने ऑलरेडी किया है। चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आके आपको समझ में आ जाएगा। पब्लिक होस्ट नेम में आएंगे
करेंगे तो देखो nextcloud.lazytour.online सर्विस जो है ये सर्वर की आईपी एड्रेस और जो पोर्ट नंबर, गैलरी मतलब ये मैंने फोटो प्रिज्म के लिए किया है gallery.lazytour.online, ये सर्वर की आईपी एड्रेस और उस सर्विस की पोर्ट नंबर। jellyfin.lazytour.online वैसा ही सर्वर की आईपी एड्रेस और जो है पोर्ट नंबर, लोकल आईपी एड्रेस, ये लैन आईपी एड्रेस की हम बात कर रहे हैं और इस हिसाब से इसे हम ऑनलाइन बना चुके हैं। तो इस URL से आप दुनिया में कहां से भी आप अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। डजंट मैटर आप किस ISP का इस्तेमाल कर रहे हो घर पे, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, लोकल आपका कोई केबल ऑपरेटर हो, BSNL हो, अगर आपका सर्वर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है दुनिया में कहीं से भी ये एक्सेस हो सकता है। ये 3 जो हमने हमारे लिए सब डोमेन अपनी डोमेन के अंदर क्रिएट किया था इसके जरिए। अब अपने मोबाइल फोन में वाईफाई को ऑफ कर लो, यानी कि जिस नेटवर्क पे ये सर्वर है दूसरे किसी नेटवर्क पे चलो। इन माय केस सर्वर जो है मेरे होम नेटवर्क पे है, सो आई विल टर्न ऑफ द वाईफाई एंड टर्न ऑन द मोबाइल डेटा, चाहे वो एयरटेल की हो, जियो की हो, वोडाफोन की, BSNL की, कुछ भी। यहाँ से ब्राउजर से मैं अब अगर अपनी ये जो URL से सब डोमेन्स इसको एंटर करूंगा तो मैं सारे सर्विसेज को अब एक्सटर्नली भी एक्सेस कर पाऊंगा। सिर्फ नेक्स्ट क्लाउड पे जब हम आएंगे यहाँ पे मिलेगा हमें एक एरर। ये एरर कह रहा है जिस डोमेन नेम के जरिए हम आए हैं नेक्स्ट क्लाउड को एक्सेस करने के लिए, अपनी ही सेल्फ होस्टेड जो नेक्स्ट क्लाउड है वो ट्रस्टेड नहीं है, अनट्रस्टेड डोमेन। देखिए यहाँ तक जितने भी काम हमने की है वो पूरी की पूरी नेक्स्ट क्लिक करते हुए आए। बस सिर्फ ये एक ही काम बच गया है जो ये GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए हो नहीं पाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैन्युअली एडिट करने के लिए। तो इस काम को करने के लिए हमें ब्राउजर में 2 टैब ओपन करना है। पहला वाला टैब जो है हमारे TrueNAS की डैशबोर्ड और दूसरे वाले में हम जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से इस वीडियो की जो स्टेप बाय स्टेप गाइड आर्टिकल की तरह हम हमारे वेबसाइट पे लिख के रखा है उस आर्टिकल को। अब उसके बाद हमें जाना है ये TrueNAS के डैशबोर्ड में सिस्टम सेटिंग्स और यहाँ पे शेल ऑप्शन के अंदर, तो ये कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो ओपन कर देगा। अभी हम हमारे आर्टिकल में वापस आएंगे। इस स्टेप को करने का जो प्रोसेस है, देखो एक कमांड, पहला कमांड sudo बेसिकली आपको एडमिन बना रहा है, तो इसे हमें कॉपी पेस्ट करना है। सिंपल काम है, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट। अब राइट क्लिक तो आप नहीं कर पाओगे, ये एरर दे देगा। यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड की शिफ्ट की और इंसर्ट दबाना है, इससे पेस्ट हो जाएगा। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, ये आपकी जो TrueNAS की पासवर्ड है वही है। अब दूसरा वाला काम, एक फाइल को हमें एडिट करना है, तो ये रहा वो वाला कमांड, पर वेट करना। यहाँ पे देखो SSD_256 GB, ये हमारी डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन डेटा पूल है उसकी स्टोरेज पूल का नाम है। आप में ये डिफरेंट होगा, आप जहां पे डिफॉल्ट रखे हो उस पूल से ये वाला जो पर्टिकुलर नेम है इसे आपको रिप्लेस करना है। बाकी ये पूरा कमांड सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हमने हमारे डिफॉल्ट एप्लीकेशन पूल SSD_256 GB है इसीलिए ये लिखा है। आप में ये डिफॉल्ट हो सकता है, उसे आपको रिप्लेस करना है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और सेम प्रोसेस यहाँ पे आके शिफ्ट और इंसर्ट पेस्ट हो जाएगा। कीबोर्ड के जरिए हम कीबोर्ड में जो एरो की है इसके जरिए यहाँ पे आ सकते हैं और आपके खुद के हिसाब से जो डेटा पूल है आपका उसको आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये data_01 है आपके केस में, सो व्हाटएवर इट इज, इसे लिखे आप एंटर दबाओगे, ये खुल गया हमारा नेक्स्ट क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब यहाँ पे आप कीबोर्ड के जरिए कर्सर को नीचे ऊपर ला सकते हो, आगे पीछे दाएं बाएं। बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो लिखा गया है यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे देखो ट्रस्टेड डोमेन, इसे ढूंढना पड़ेगा। तो आगे हम नीचे ये ट्रस्टेड डोमेन के यहाँ ये देखो ट्रस्टेड डोमेन हमें मिल गया है। यहाँ पे ऑलरेडी 5 एंट्रीज है, लोकल होस्ट, आपका आईपी एड्रेस वगैरह ये वो। हमें छठा एंट्री ऐड करना है आपके डोमेन के हिसाब से, तो हम हमारे डोमेन के हिसाब से ऐड करेंगे। और ऐड कैसे करेंगे, ये पीछे आ जाएंगे, लास्ट एंट्री जो 5वां एंट्री है उसके पीछे जो कर्सर है उसको लाएंगे और एंटर दबाएंगे, नया लाइन हो गया है। एंट्री भी सेम फॉर्मेट में करना है जहाँ पे ये है, ये आपको दिख रहा है। सो स्पेस बार दे के नीचे चले जाएंगे, 5 के नीचे लिखेंगे 6 स्पेस इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और हमारा डोमेन नेम, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एक कॉमा। सेम फॉर्मेट जो बाकियों में है इस फॉर्मेट में हमें लिखना है छठा एंट्री। आपके केस में आपका डोमेन नेम डिफरेंट होगा, उस हिसाब से आपको लिखना है। बस हो चुका है और कोई चेंजेस नहीं। अब इस फाइल को सेव करना है, कैसे का सेव करके एग्जिट करना है। कैसे होगा, सिंपल है, Ctrl+X, इससे ये क्लोज होगा। आपको लिखना है Y फॉर यस और एंटर।
एरर, फाइल चेंज हो चुका है। अब हम लौटेंगे एप्स के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट क्लाउड में हमने चेंजेस किए। इस सर्विस को स्टॉप और स्टार्ट करना है, तो सर्विस के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। देखो स्टॉप स्टार्ट का बटन आपको मिल जाएगा साइड में, इसे स्टॉप करते हैं, वेट करना है। डिपेंडिंग ऑन आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ये सर्विस जो है स्टॉप दिखा रहा है। फिर यहाँ पे स्टार्ट बटन आ चुका है, इसको क्लिक करेंगे। अभी ये ब्लू जो येलो में है स्टार्टिंग डिप्लॉइंग, उसके बाद आ जाएगा रनिंग। तो रनिंग स्टेटस आ चुका है नेक्स्ट क्लाउड का। चलो अब हम उस पेज को ओपन करते हैं। पहली बार तो वार्निंग आया था क्योंकि वो ट्रस्टेड डोमेन नहीं था। अब ट्रस्टेड डोमेन बन जाना चाहिए और पेज ओपन हो जाना चाहिए। हाँ, हो चुका है पेज हमारा ओपन। अब इससे आप लॉगिन कर सकते हो इंटरनेट के जरिए कहीं से भी। अब आया ऑटोमेटिक बैकअप का प्रोसेस। ऑटोमेटिक बैकअप कैसे होगा आपके फोन से? पहला काम जो हमें करना है, ब्राउजर से नेक्स्ट क्लाउड के अंदर लॉगिन करेंगे जिस यूजर की हम फोन से बैकअप करने वाले हैं। हर एक यूजर के केस में सेम ही प्रोसेस रहेगा। सो मान के चलते हैं आप अकेले यूजर हो तो आप अपने यूजर में लॉगिन करोगे। अगर घर में फैमिली वाले भी ये सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं बैकअप के लिए, उनकी अलग अलग यूजर आपको क्रिएट करना है। नेक्स्ट क्लाउड में आपको यूजर ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से, और हर एक की यूजर में लॉगिन करके ये काम सेटअप आपको करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, फाइल्स ऑप्शन आपको मिलेगा ऊपर, यहाँ पे आप जाओगे। मेरे में तो ऑलरेडी क्रिएटेड है फोल्डर्स, सो बट इन योर केस आपको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू फोल्डर यहाँ पे क्लिक करोगे आ जाएगा। सो हम इन न्यू फोल्डर का नाम देंगे फोन, मान के चलते हैं। आप कुछ भी और दे सकते हो अपने हिसाब से। अब लौटेंगे हम फोन के ऊपर। अपने एप्लीकेशन स्टोर में जाइए, चाहे वो iOS का डिवाइस हो या एंड्रॉइड का। नेक्स्ट क्लाउड ऐप जो है उसे इंस्टॉल कर लीजिए। साइन इन करने के लिए आपकी जो एड्रेस ये मांग रहा है वो होगा, वो आपकी डोमेन नेम होने वाला है। इन आवर केस nextcloud.lazytoday.online। आपके केस में डिफरेंट होगा, जो है वो आपको देना है। यूजर नेम पासवर्ड आप ही का होगा जो आपने सेट की थी नेक्स्ट क्लाउड को इंस्टॉल करने के टाइम पे, और सारे परमिशंस वगैरह मांग रहा है उसे ग्रांट करते जाइए, उसे अलाउ करते जाइए। अब नेक्स्ट क्लाउड एप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन के ऊपर आप सेटिंग्स में जाओगे, नीचे आके सेटिंग्स में क्लिक करना है आपको। वहां पे आपको ऑटो अपलोड ऑप्शन जो है वो मिल रहा है। उस ऑटो अपलोड में जो आपके फोन में फोटोज और वीडियोस या फिर डॉक्यूमेंट्स, वो सारा कुछ आपको एज अ फोल्डर्स वन बाय वन दिख रहा है। इन माय केस, इन दिस एग्जांपल, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे कैमरा फोल्डर की जो इमेजेस और वीडियोस है उसे ही बैकअप करूंगा। सो फॉर दैट जो कैमरा का जो तस्वीर वाला जो सेक्शन है उसकी सेटिंग्स में मैं क्लिक करूंगा और कॉन्फ़िगर में जाऊंगा। ऑटो अपलोड को ऑन करना है यहाँ पे, और जो लोकेशन है उसे चेंज करके नेक्स्ट क्लाउड के अंदर जो हमने फोन वाला फोल्डर क्रिएट किए थे उसको सिलेक्ट कर देना है, और बस इसको इनेबल कर देंगे। देखो आप, ये ब्लू कलर की क्लाउड के ऊपर इनेबल हो चुका है, मतलब ये बैकअप स्टार्ट कर देगा नेक्स्ट क्लाउड के ऊपर। सेम काम जो है वो नीचे जो वीडियोस का फोल्डर है, दोनों को ही कैमरा के करके ये दिखाता है, पर आइकन से पता चल जाता है ये वीडियो है या फोटो। तो उसको भी मुझे सेम प्रोसेस फॉलो करके फोन फोल्डर के अंदर नेक्स्ट क्लाउड में सर्वर में जो हमने जो फोन वाला फोल्डर क्रिएट किए थे उसके अंदर इसको ऑटो अपलोड में डाल देना है। तो अब ऑटोमेटिकली जब भी मैं अपने फोन में कोई भी फोटो या वीडियो खींचूंगा वो ये सर्वर के अंदर बैकअप होता जाएगा। अब फोटोप्रिज्म के अंदर लॉगिन करने के बाद कोई फोटो वगैरह तो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है नेक्स्ट क्लाउड के साथ। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्लाउड के साथ। तो इस काम के लिए हम फोटोप्रिज्म में लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग्स ऑप्शन हमें मिलेगा, वहां पे जाएंगे और ऊपर सर्विसेज। अब यहाँ पे जो कनेक्ट बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सर्विस यूआरएल की जगह जो है यहाँ पे हम हमारी जो नेक्स्ट क्लाउड सर्वर की एड्रेस है, आईपी एड्रेस कोलन पोर्ट नंबर, वो डाल देंगे। यूजर नेम हमारे नेक्स्ट क्लाउड की जो यूजर नेम और पासवर्ड वो एंटर करेंगे और कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सिंक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और रिमोट सिंक को ऑन कर देंगे। इंटरवल जो है डेली से चेंज करके 1 आवर पे लेके जाएंगे और फोल्डर जो है हमारे जो फोन का जो फोटो फोल्डर जहाँ पे हम फोन को ऑटो अपलोड कर रहे हैं उसे सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। अब फोटोप्रिज्म जो है हर घंटे फोन फोल्डर को चेक करता रहेगा जो ऑटो अपलोड का है और जो भी डेटा है उसे इंपोर्ट करके यहाँ पे लेके आएगा। तो चलिए सेटअप तो कंप्लीट हो चुका है हमारा। वैसे वीडियो लंबा खींच गया क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल था, एक के बाद हमने आपको दिखाया डिटेल्ड में कैसे बिना किसी कोड को टच किए। वैसे वो नेक्स्ट क्लाउड वाला जो एक आखिरी एडिट था, वरना बाकी पूरी सेटअप जो है हमने बिना किसी कोड या कमांड को टच किए नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक क्लिक
ड्रैग ड्रॉप करते ही इस सेटअप को कंप्लीट किया है। कोई भी इस सेटअप को अपने घर में क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो शायद आपको थोड़ा बहुत अच्छा ही लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वैसे अगर कोई सवाल वगैरह है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कमेंट सेक्शन आपका है, बता सकते हो, पूछ सकते हो। जितना हमसे बन पाएगा हम रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली कोई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव फन एंड हैप्पी सेल्फ होस्टिंग।